अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। हम आपकी भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खौफनाक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये कराची के अंदर मौजूद है। उसको जामिया कराची कहा जाता है या कराची यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इससे मुताल्लिक़ आपने वैसे भी बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी, और एक तो बहुत ही फेमस स्टोरी है। और यहाँ पे एक बहुत मशहूर एक स्टूडेंट थी और बाद में उन्होंने मीडिया हाउस भी ज्वाइन किया था। बहुत बड़ी ब्लॉगर थी, तो उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनसे मुताल्लिक़ भी एक स्टोरी है। और ये बताती हैं उनका जो ताल्लुक़ था वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से था। अब जामिया कराची जो है ना, वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जो लोग कराची से नहीं हैं, आप समझ लें कि बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैंने ख़ुद भी वहीं से तालीम हासिल की थी। और वहाँ पे इस तरह से है कि अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट आपको जाना है तो आप यकीन करें कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स तो इस तरह से हैं कि 5-5, 4-4 किलोमीटर के फ़ासले में हैं, वरना कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का फ़ासला तो है ही है। और वो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान बाकायदा झाड़ियाँ मौजूद हैं। सुनसान इलाका है, वीरानी इलाका है, कुछ भी मौजूद नहीं है। सिर्फ गाड़ियाँ जो हैं वो रोड्स पर चल रही हैं और लेफ़्ट एंड राइट पर मैदान है या मैदान नुमा जगह मौजूद है या झाड़ियाँ मौजूद हैं। अभी भी आप कह सकते हैं कि जामिया कराची इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि मेरा ख़्याल है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी शायद कोई और नहीं होगी। खैर, उनके वाक़े की तरफ आते हैं। वो बताती हैं कि मैं जामिया कराची में इवनिंग की तालिबा थी, और ये बताती हैं कि इवनिंग की जो उनकी क्लास थी वो नॉर्मली 5 बजे से शुरू हुआ करती थी और 8:30 9 बजे तक ख़त्म हो जाया करती थी। साथ साथ ये भी बताती हैं कि आम तौर पे जो मॉर्निंग की क्लासेस हैं वो 3:30 में तो ख़त्म होती थी। उसके बाद वो जो स्टूडेंट थे वो थोड़ी देर बैठते थे, वो लोग अपने घर चले जाते थे, और वो इवनिंग के स्टूडेंट्स थे वो आ जाया करते थे। अच्छा, इवनिंग के स्टूडेंट्स का ये था कि जैसे जैसे शाम बढ़ती चली आती थी या जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता था, मगरिब का टाइम आता चला जाता था, तो ये जो स्टूडेंट्स शुरू में तो ये अलग अलग रहते थे, लेकिन जैसे ही मगरिब आती थी कोशिश करते थे कि अकेले ना घूमें, अलग अलग ना घूमें। कोशिश करते थे कि एक साथ 2, 3, 4 लोग हों। मामलात मशहूर हैं। अब ये बताती हैं कि मैं घर जाने के लिए निकली और तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे का टाइम था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, जो कि जामिया कराची से हैं या जो जामिया कराची में जा चुके हैं या जिन्होंने वहाँ से पढ़ा है, वो जानते हैं कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से जब आप सीधा आते हैं तो फिर वो शटल वाला पॉइंट आता है, और मज़ीद आगे आते हैं तो वो ठंडी सड़क आती है, फार्मेसी डिपार्टमेंट आता है, और फिर वहाँ से जब आप सीधी साइड ला लेते हैं तो पहले IBA आता है, फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट आता है, उसके बाद अब BPA बन चुका है वो आएगा, और फिर मज़ीद आगे जाएंगे। काफ़ी देर चलने के बाद, यानी तकरीबन वहाँ से आधे पौन घंटे से पैदल चलने के बाद फिर जाके कहीं मस्कन जो है वो गेट आएगा। अब ये निकलें। उन्होंने पहले देखा कि वहाँ पर कोई ऑटो रिक्शा वगैरह मिल जाए, तो वहाँ पे कोई ऑटो रिक्शा वगैरह इत्तफाक से उनको नहीं मिला। अब जाहिर सी बात है, वहाँ पे लड़कियाँ आम तौर पे अवॉइड करती हैं लिफ्ट लेने में। लड़के तो नॉर्मली लिफ्ट ले लिया करते हैं। खैर, ये थोड़ा थोड़ा चल रही थी और उनके जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। पेपर की भी तैयारी थी और बहुत सारे ख्यालात उनके जहन में थे। तो उन्होंने भी ऐसी किया कि सीधी आईं, और वहाँ से जो IBA वाला रोड है या कॉमर्स डिपार्टमेंट वाला रोड है जो सीधा मस्कन की तरफ जाता है, वही रोड ले लिया। ये बताती हैं कि जैसे ही मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से थोड़ा सा आगे आई तो मुझे एकदम से शदीद खुशबू आने लगी, और वो इस कदर मसहूर कुन खुशबू थी कि आपका दिल चाहे कि बार बार उसको स्मेल करें। और वो जो खुशबू थी वो बहुत तेज़ थी। नॉर्मली इतनी तेज़ खुशबू हुआ नहीं करती। खैर, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा झटका और उन्होंने सोचा कि मैं फ़ोकस करूं कि मुझे जल्दी से मास्कन के गेट पे पहुंचना है, फिर वहाँ से जो भी मेरी ट्रांसपोर्ट है उसको लेना है और मुझे अपने घर जाना है। अब ये बताती हैं कि मैं थोड़ा सा आगे निकली कॉमर्स डिपार्टमेंट से,
तो उस वक्त कॉमर्स डिपार्टमेंट के बाद कोई डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था। अब तो ये बताती हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो बन चुका है वहाँ पे। खैर, ये आगे बढ़ती रहीं और जैसे जैसे ही आगे बढ़ती चली गईं तो उनको महसूस हुआ कि शायद उनके पीछे कोई चल रहा है या कोई वॉक कर रहा है या किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। पहले तो उन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन जब मुसलसल ज़ोर ज़ोर से चलने की आवाज़ आने लगी तो उन्होंने एकदम से पलट के देखा। और जब उन्होंने पलट के देखा तो ये बताती हैं कि मैंने देखा कि एक बहुत ही कोई खूबसूरत सी लड़की है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए, उसने बाकायदा दुपट्टा लिया हुआ है, उसके हाथ में किताब भी मौजूद है और उसके हाथ में बैग मौजूद है और वो उनके पीछे पीछे चल रही है, जो एक अच्छी बात थी क्योंकि पूरे रास्ते जो डर था कि तकरीबन 9 बजे का टाइम हो रहा था और ये परेशान भी थी कि इत्वेद से आज कोई भी नहीं मिल रहा। उस लड़की को देख के उनका थोड़ा सा हौसला बढ़ा, उनका एतमाद बहाल हुआ, ये मुतमईन हुई, उन्हें सुकून मिला कि शुक्र है कोई तो मिला जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। इसी तरह जो भी मेरा 15-20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है वो मैं कवर कर लूँगी और अब डरने की कोई बात नहीं है। बहरहाल ये बताती हैं कि अभी मुझे 5 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जो पीछे से आ रहा है वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है या मुस्कुरा रहा है या उसके जो कहकहों की आवाज़ है मेरे कानों में गूंज रही है। पहले तो ये वहम समझी, लेकिन जब उन्होंने गौर किया वो वाकई में जो पीछे मौजूद या जो भी पीछे आ रहा था वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। अब ये बड़ा हैरान थी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था कि पीछे एक लड़की थी जो मेरे पीछे आ रही थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो लड़की इस तरह पागलों की तरह हंसेगी। खैर, उन्होंने तेज़ी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिए और उनको गड़बड़ महसूस हुई। अब ये बताती हैं कि मज़ीद में आगे दोबारा से मेरे कानों से कहकहों की आवाज़ टकराई और ऐसा लगा कि जैसे ज़ोर ज़ोर से कोई हंस रहा है या कहकहे लगा रहा है। अब जब दोबारा मुझे आवाज़ आई तो मैंने पलट के देखा और जब मैंने पलट के देखा तो वो जो लड़की जो वाइट कपड़ों में मौजूद थी या जो मेरे पीछे चल रही थी वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। वहाँ पे बल्कि कोई भी मौजूद नहीं था। अब मैं सोचने लगी कि आवाज़ मुझे फिर कहाँ से आ रही है। खैर, मुझे डर लगना शुरू हो चुका था और मुझे यकीन हो चला था कि यकीनन ये कुछ और मामला है। लिहाजा मैंने आहिस्ता आहिस्ता आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाना शुरू किए कि मैं जैसे तैसे करके मुसक्किन का जो गेट है वहाँ पे पहुँच जाऊँ। अब ये बताती हैं कि जैसे ही मैं कदम बढ़ाया मुझे महसूस हुआ कि किसी ने आके मेरे कंधे पर हाथ रखा है और जैसे ही किसी ने आके मेरे कंधे पर हाथ रखा तो एकदम से मैं चूक गई, डर गई, मेरी हालत गैर हो गई और मैं सोचने लगी कि आखिर ये किसका हाथ है। जैसे तैसे करके मैंने जैसे ही अपने कंधे पे नज़र डाली तो मैंने देखा कि किसी का हाथ मेरे कंधों पे रखा हुआ है और ये जिसका हाथ है वो बहुत ही खौफनाक हाथ है। उसकी बहुत ही पतली पतली सी लंबी लंबी सी उंगलियां हैं और उंगलियों पे लाखों बाल मौजूद हैं और देखने में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है ये बहुत ही काले जले हुए से हाथ हैं। इसके बाद उस पर जो नाखून हैं वो बड़े बड़े नोकीले नाखून हैं। जैसे ही मैंने ये सब कुछ देखा तो एकदम से मेरी चीख निकल गई और ज़ोर से मुसक्किन गेट की तरफ भागना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ जो है वो मुसक्किन पे मौजूद जो गेट था वहाँ पर जो गार्ड्स वगैरह मौजूद थे उन्होंने भी सुनी थी। ये बताती हैं जैसे जैसे मैंने मुसक्किन गेट की तरफ भागना शुरू किया मैं सामने से मुझे बाइक आती हुई नज़र आई और जब बाइक वो करीब पहुँची तो मैंने देखा कि उसके ऊपर 2 गार्ड मौजूद हैं और उन्होंने जब मुझे भागते हुए देखा तो वो जल्दी से मेरे पास आए, आके पूछने लगे कि बहन क्या हुआ है, आप क्यों इस कदर बुरी तरह से डरी हुई थी। मैंने हाँफते हाँफते डरते डरते बड़ी मुश्किल से उनको तमाम अहवाल बताया। उनको बताया कि अभी मेरे पीछे एक लड़की मौजूद थी और उसके बाद जो है उसकी हंसने की आवाज़ आने लगी और जैसे ही मैंने पलट के देखा तो कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद फिर मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जिसने हाथ रखा वो यकीनन कोई इंसानी हाथ नहीं था। खैर, ये सुनने के बाद जो गार्ड्स वगैरह थे उन्होंने मुझे हौसला दिया और उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, ये जो गेट है वो करीब ही है, आप हमारे साथ चलें, ऐसी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। खैर, मैं जैसे तैसे करके गेट पर पहुंची तो वहाँ पर जो उनका इंचार्ज मौजूद था तो उसने एडमिट किया कि यहाँ पर अक्सर उस रोड पर एक लड़की है जो नज़र आया करती है और बहुत सारी बातें इस तरह की आती हैं जो हम सालों से सुनते चले आ रहे हैं।
خیر یہ بتاتی ہیں کہ میں جیسے تیسے کر کے اسٹاپ پہ پہنچی تھی اور وہاں سے پھر میں نے ایک رکشہ لیا اور جلدی سے گھر پہنچ گئی، اور جب میں گھر پہنچی تو میری حالت خراب ہو چکی تھی، مجھے شدید بخار ہو چکا تھا، میں تقریباً 4 یا 5 دن تک نہیں آ سکی۔ اس کے بعد جب میں یونیورسٹی میں گئی اور میری اپنی ڈین سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا۔ یہاں پہ اس طرح کے واقعے اور معاملے پیش آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد سے یہ بتاتی ہیں، میں نے کوشش کی کہ کبھی بھی میں اکیلے نہ نکلوں یا اندھیری رات میں نہ نکلوں۔ جب بھی میں نکلتی تھی تو کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر آتی تھی۔ کراچی کی ایک بہت ہی مشہور گورنمنٹ یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہا، اور تعلیم کے دوران میں کچھ ایسے واقعات کا عینی شاہد ہوں کہ جن کو سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ میں کیونکہ دوسرے شہر سے کراچی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، تو اسی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں میری رہائش تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان چیزوں پر میں ہمیشہ سے یقین رکھتا ہوں، تو اس لیے مجھے ہمیشہ سے ایک جستجو رہتی تھی کہ میں جس جگہ بھی موجود ہوں وہاں پر اس طرح کے حالات کا جائزہ لوں اور آس پاس کے لوگوں سے بھی اس طرح کے معاملات کے بارے میں خیر خبر رکھوں۔ یونیورسٹی میں ہم 4 دوستوں کا ایک گروپ تھا۔ رات کو یونیورسٹی بالکل سنسان ہو جایا کرتی تھی۔ تقریباً رات کے 9 سے 10 بجے کے درمیان ہم لوگ یونیورسٹی میں چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی ایک بہت ہی مشہور کینٹین ہے۔ رات کے وقت اس کینٹین کے آس پاس 1 سے 2 بلب ہی جل رہے ہوتے تھے، اور آس پاس بہت ساری جھاڑیاں اور درخت ایک عجیب ہی سما بنا دیتے تھے۔ ہم لوگ رات گئے تک اس کینٹین میں بیٹھے رہتے تھے، حتیٰ کہ وہ کینٹین بند ہو جاتی یا کسی وجہ سے ہمیں وہاں سے اٹھنا پڑتا۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ اسی کینٹین میں رات گئے تک بیٹھے ہوئے تھے، اور تقریباً ہر کوئی اس وقت تک کینٹین سے جا چکا تھا۔ ہم لوگ بھی آپس میں باتیں کرتے کرتے چپ ہو چکے تھے، شاید ہم سب کے پاس باتیں ختم ہو چکی تھیں۔ تو اتنے میں میرے ایک دوست کو قریب کی جھاڑیوں سے کچھ آواز سنائی دی۔ پہلے تو ہم نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن پھر اتفاق یہ ہوا کہ یہ آواز ہم چاروں کو ہی سنائی دی۔ آواز کچھ اس طرح کی تھی جیسے کوئی تکلیف میں ہم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہو۔ رات کے اس پہر میں اس طرح کی آواز کا آنا یقیناً ڈرا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ خیال بھی آیا کہ ہو نہ ہو کسی کو ہماری ضرورت ہو۔ تو ہم نے موبائل کی ٹارچ آن کر کے جھاڑیوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم چاروں ڈر کے مارے ایک ساتھ ہی موبائل کی ٹارچ سے کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی دوران میں ایک آدمی جھاڑیوں سے نکلا اور بھاگتا ہوا سامنے ڈپارٹمنٹ پر جا کر غائب ہو گیا، اور ہم چاروں کی اس وقت ایسی حالت ہوئی تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھے بغیر ہی وہاں سے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اپنی بائکس کی طرف دوڑ لگا دی۔ بائک کے قریب پہنچ کر ہم آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر وہ کیا چیز تھی، لیکن ہم لوگوں کو یہ بھی شبہ ہوا کہ کسی نے ہم لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی ہے، اور کوئی نہ کوئی درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا جو وہاں سے کود کر کے ڈپارٹمنٹ کی طرف گیا ہے۔ ہم چاروں کو اس بات پر یقین تو نہیں تھا، لیکن ہم اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہو نہ ہو کوئی ہمارے ساتھ پلان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ جو بھی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے اس کو وہاں جا کر ڈھونڈنا چاہیے اور اس کو سبق سکھانا چاہیے۔ یہ سوچ کر ہم چاروں نے ہمت کی اور واپس ڈپارٹمنٹ کی طرف چلے گئے۔ ابھی ہم ڈپارٹمنٹ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ دور سے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا۔ ہم لوگ رک کر اس کو غور سے دیکھنے لگے، لیکن ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی انسان ہے اور اس نے گارڈ کی وردی پہنی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ اس کا اپنے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ ہم لوگوں کے قریب آیا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی گارڈ ہے، لیکن اس گارڈ کو ہم نے اس سے پہلے اب تک اپنے ڈپارٹمنٹ کے آس پاس نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ گارڈ بالکل ہی الگ نظر آ رہا تھا، لمبا چوڑا، بہت خوبصورت۔ اس کی جسامت اس طرح کی تھی کہ اگر ہم نے اس سے پہلے کبھی اس کو دیکھا ہوتا تو ضرور ہمارے ذہنوں میں ہوتا۔ اس نے ہمارے قریب آ کر ہم سے پوچھا کہ ہم چاروں اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں، تو ہم نے اسے ساری تفصیل بتائی کہ ہم لوگ یہاں کینٹین میں بیٹھے تھے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس طرح کی جھاڑیوں میں آواز آئی۔ جب ہم اس کا تعاقب کرنے لگے تو کوئی سایہ سا نکل کر ڈپارٹمنٹ کی طرف گیا تھا، لیکن پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو، تو اس لیے ہم واپس اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ گارڈ نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں مستقل یہاں کا جائزہ لے رہا ہوں،
लेकिन हमारे इसरार करने पर उसने हमसे कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ आकर के डिपार्टमेंट का जायज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। हम भी कुछ बेवकूफ़ ही थे कि हम उसके साथ डिपार्टमेंट का जायज़ा लेने के लिए रजामंद हो गए और उसके पीछे पीछे डिपार्टमेंट तक चले गए। बातें करते करते हमारे दोस्त को न जाने क्या हुआ कि उसने उस गार्ड से कहा, दोस्त, यहाँ पर कोई जिन भूत तो नहीं रहते? बात तो बहुत अहमकाना थी, लेकिन गार्ड ने जो उसका जवाब दिया वो बहुत अजीब था। उसने कहा कि दोस्तों, सुबह में आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, तो ये एक यूनिवर्सिटी है। हो सकता है रात में भी कोई ना कोई यहाँ पर पढ़ाई करता हो सकता है आपने ऐसे ही किसी स्टूडेंट को यहाँ पर देख लिया है जो रात में पढ़ाई करने आया हो। हमारे अहमकाना सवाल का जो जवाब उसने दिया था, हमने इस बात पर उस वक्त तवज्जो नहीं दी, हालांकि ये बहुत मानी खेज जवाब था। डिपार्टमेंट में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा था। हम लोग अपने मोबाइल की टार्च में जितना देख सकते थे देख रहे थे, हत्ता कि हमने कुछ क्लासेस के अंदर मोबाइल टार्च की रोशनी डाल के भी देखा था, लेकिन वो बिल्कुल सन्नाटे में छाई हुई थी। उस गार्ड ने कहना शुरू किया, दोस्तों, मेरा ख़ानदान यहाँ काफ़ी अरसे से है। तुम इस बात को झूठ मत समझना कि यहाँ तुम लोगों के अलावा भी कोई और रहता है। यहाँ कई मखलूक रहती हैं। जिन्नात भी उन मखलूक़ात में से ही हैं जिनका यहाँ कई डिपार्टमेंट्स में बसेरा है, जहाँ वो पहले से ही रह रहे थे और अब उनके घरों पर ये डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। क्योंकि तुम लोग अंधेरा होने तक यहाँ से चले जाते हो, इसलिए वो इंसानों को तंग नहीं करते। हाँ, कभी कभी इत्तेफाक से या उनकी शरारत से वो तुम लोगों को नज़र आ जाते हैं। वो ये तफसीलात इस तरह से बता रहा था जैसे वो काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहा हो, हालांकि उम्र में हम लोगों से ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था। हो सकता है उसके वालिद भी यहाँ गार्ड हुआ करते हों। हमारा ध्यान क्योंकि उस आदमी को ढूंढने पर लगा हुआ था ताकि हम गार्ड के सामने झूठे साबित ना हों, इसलिए उसकी बातों पर उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। जब कुछ भी नहीं मिला सिवाय अंधेरे और सन्नाटे के, तो हम लोग अपनी बाइकस की तरफ चल दिए, क्योंकि कोई दुखे ना दुखे डर की वजह से हालत तो ख़राब हो चुकी थी। बेहतर था कि हॉस्टल वापस जाया जाए। बाइक स्टार्ट करते हुए मजाक में गार्ड को हमने कहा, यार, तुम इतने अंधेरों में यूनिवर्सिटी में घूमते रहते हो, तुम खुद जिन तो नहीं हो? वो मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आप लोग जिन लग रहे हैं। हम लोग हंसते हुए बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ गए। कुछ लम्हे ही गुजरे होंगे, मैंने मिरर में पीछे देखा तो गार्ड वहाँ मौजूद नहीं था। अभी मेरी तवज्जो मिरर पर ही थी और मैं सोच रहा था कि वो कहाँ गायब हो गया है। इतने में ही दूसरे लड़के की बाइक एकदम से स्लिप करती हुई रोड पर गिर गई। हम लोगों ने अपनी बाइकर्स के ब्रेक्स लगा दिए और भागते हुए उसके पास पहुँचे। वो ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुआ था। उसने हमारे सहारे उठते हुए बार बार कहना शुरू किया, यहाँ से निकलो, बस यहाँ से निकलो। उसको मैंने अपने पीछे बाइक पर बिठाया और उसने किस कर मुझे पकड़ लिया। वो उस वक्त इतना कांप रहा था कि मैं उसकी कपकपाहट महसूस कर पा रहा था। उसके एक्सीडेंट की वजह से शायद उसकी ऐसी हालत हो रही थी, लेकिन ये मेरी भूल थी। उसकी कपकपाहट और एक्सीडेंट की वजह कुछ और ही थी, जो हॉस्टल में पहुंचकर हमको मालूम हुई। रूम में पहुंचने पर उसने जो कहानी बताई वो ये थी। जब हम अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकले तो मेरी बाइक थोड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई। मैं बाइक लेकर तुम लोगों के नज़दीक ही पहुँचा था। मुझे अपने कांधे पर एक हाथ का वज़न महसूस हुआ। कुछ लम्हे ही हुए थे, बाइक की स्पीड स्लो होने लगी, जैसे बाइक बहुत भारी हो रही थी। मुझे कांधे पर दोबारा हाथ महसूस हुआ। मैंने पलट कर देखा, वही गार्ड मेरे पीछे बैठा हुआ था और उसी वक्त मेरी बाइक लड़खड़ा गई और स्लिप हो गई। हम उसको यकीन दिला रहे थे कि तुम्हारी बाइक के आसपास भी कोई मौजूद नहीं था, और वो बज़िद था कि उसकी आंखों का धोखा कैसे हो सकता है जब उसने उसके वज़न और हाथ को भी मुकम्मल हवास में महसूस किया था। जहां हाथ का वज़न महसूस हुआ था वो जगह उसकी दिख रही थी। शर्ट उतारी, उसका जिस्म बुखार से तप रहा था और कांधे पर ऐसा निशान था जैसे जली हुई स्किन लाल हो रही हो। अब हमको चुप लग गई थी। ये सब उसका वहम नहीं था, उसके साथ यकीनन कुछ हो चुका था। हम लोगों ने डर के मारे कलमे का विर्द शुरू कर दिया। अब हमें शुरू से सब बातें समझ आने लगी थी। हमारा कैंटीन में बैठकर जिनों के ऊपर तबसरा करना, फिर किसी साए का झाड़ियों से निकलकर हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करना, उस अजनबी गार्ड का हमारे पास आना और उसकी वो बातें कि उस यूनिवर्सिटी में बहुत सारी मखलूक रहती हैं और जिन्नात भी उनमें से एक है। जब तक हम यूनिवर्सिटी में रहे, रात के वक्त इस कैंटीन की तरफ कभी नहीं गए और ना ही कभी हमने दोबारा उस अजनबी गार्ड को कहीं देखा। ये वो वाकया है
جس کا میں خود عینی شاہد ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جن سے ہمارا یقین ان جنات کے اوپر بڑھتا ہی چلا گیا۔ میں یقیناً کچھ دنوں میں آپ کو ان سارے واقعات سے بھی آگاہ کروں گا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید ہے آج کی اس کہانی نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں گے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی مزید سچی اور لرزہ خیز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلرز کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔